हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म में। और मैं रूपाली वर्मा आज जो क्लास लेकर आई हूँ वो हमारी क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है। तो क्लास 9th जो है अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जब हमने शुरू किया था तो आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ा सा समझना मुश्किल था, लेकिन आज हम अपनी क्षितिज बुक के आखिरी अध्याय पे आ चुके हैं। यानी कि क्षितिज बुक जो हमारी गद्य खंड और काव्य खंड में विभक्त थी, जिसमें 6 अध्याय गद्य खंड में थे और 7 अध्याय आपके काव्य खंड में। तो आज हम काव्य खंड का 7वां, बुक का आखिरी और 13वां अध्याय करने जा रहे हैं। तो ये जो आज का वीडियो है ये क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है। ध्यान रखिएगा, कौन सी? क्षितिज भाग 1। तो इसके जो 2 खंड हैं, गद्य खंड कंप्लीट, काव्य खंड भी आज के बाद से कंप्लीट हो जाएगा हमारा। यानी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देंगे, फिर एनसीईआरटी और फिर डीपीपी, ये तो हमारा रहेगा। लेकिन आज हम आखिरी चैप्टर इस बुक का एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो चैप्टर है राजेश जोशी द्वारा लिखी गई एक कविता, बच्चे काम पर जा रहे हैं। आपको दिख रहा है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसकी हम संपूर्ण व्याख्या आज करने वाले हैं। ये एक ऐसी कविता है जो काफ़ी हद तक चीज़ें हमारे सामने रख रही है, वो भी एक क्वेश्चन के तौर पर। हम अक्सर कहीं खाने पीने घूमने बहुत सारे कामों के लिए हम बाहर निकलते हैं और देखिए, हम शायद इस चीज़ को ध्यान ना देते हों, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ काम करते दिख जाते हैं, किसी होटल में, किसी दुकान में, कहीं पर भी, कभी गाड़ियाँ साफ़ करते हुए, कभी भीख मांगते हुए, कुछ भी करते हुए। बचपन यानी कि बच्चों का जो बचपन होता है वो खेलने कूदने और पढ़ने के लिए होता है। बच्चे वो काम छोड़कर इसके अलावा और सारे काम करें तो ये वाकई एक प्रश्न उठाता है। तो आज ये कविता हमारे सामने ऐसा ही एक प्रश्न प्रस्तुत कर रही है और इस समस्या को देखने वाले थे हमारे कवि राजेश जोशी जी। तो जैसे कि हम करते हैं कि जब कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो उसके कवि या लेखक के बारे में ज़रूर जानते हैं, उनकी कृतियों के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। तो आज भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इस पाठ के कवि हैं राजेश जोशी, उनका जीवन परिचय देखेंगे और फिर कृतियाँ देखेंगे। तो कवि परिचय पे आ गए। सबसे पहले देखिए, राजेश जोशी का जन्म सन 1946 यानी कि 1946, इसे याद रखना और आसान है कि स्वतंत्रता से 1 साल पहले में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने पत्रकारिता, अध्यापन कार्य भी किया। इन्होंने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, खेल, टिप्पणियाँ भी लिखी। इनकी कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती थी, यानी कि इन्होंने समाज में ऐसी बहुत सारी विसंगतियाँ देखी जो वाकई होनी नहीं चाहिए और उन विसंगतियों पर ही कविताएं लिखी। ठीक है, अब इनका देखिए प्रोफेशन क्या क्या रहा। इन्होंने पत्रकारिता भी किया और अध्यापन कार्य यानी कि एज अ शिक्षक भी उन्होंने वर्क किया है। ठीक है, तो ये इनका कार्य रहा और साथ ही साथ इनकी जो भी कविताएं रहीं, टिप्पणियाँ रहीं, देखिए इन्होंने गद्य क्षेत्र में भी कार्य किया है और पद्य क्षेत्र में, यानी कि कविताएं भी लिखी हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, लेख भी लिखे हैं, टिप्पणी भी लिखी हैं। तो ये सारी ज़्यादातर जो इनकी चीज़ें हैं ना, ये समाज में जो विसंगतियाँ हैं उनको उजागर करने के माध्यम से ही लिखी गई हैं, ताकि लोग, भाई ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे समाज में कि हमारे आंखों के सामने होती हैं लेकिन हम उन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। रीज़न देखो क्या होता है कि जो चीज़ें हम देखने के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं वो हमारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं लगती है। इसीलिए कभी भी गलत चीज़ की आदत हमें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत चीज़ के लिए हम आदी हो जाते हैं तो फिर वो हमें गलत कहीं से नहीं लगती। चलिए अब इनके कुछ प्रमुख कार्य देखते हैं। सबसे पहले इनका काव्य संग्रह देखेंगे। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और 2 पंक्तियों के बीच, ये इनकी प्रमुख काव्य संग्रह रहे। इनको पुरस्कार प्राप्त हुए, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये 3 पुरस्कार इनको अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। चलिए अब हम कविता पढ़ेंगे। तो कविता का आप जानते हैं, पहले हम पूरी कविता पढ़ेंगे, लाइन वाइज सारी चीज़ों को समझेंगे और फिर उसके बाद हम उसका भावार्थ देखेंगे। सबसे पहले कविता पढ़ते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये।
भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अब देखिए स्टार्टिंग की पंक्तियां ही इस पूरी चिंता को व्यक्त कर देती हैं। यानी कि ये कविता का जो शीर्षक है ना, बच्चे काम पे जा रहे हैं, ये स्टार्टिंग की कुछ पंक्तियां इस पे इतना ज़्यादा जोर दे देती हैं कि वाकई हमें ये कविता खाली पढ़नी नहीं है, ये सोचने के लिए विवश कर रही है। अब कभी इसके पीछे का पहले हल्का सा एक छोटा सा बैकग्राउंड समझिए कि सुबह सुबह ठंड का समय है, ठीक है। आप बोलोगे ठंड का तो कहीं जिक्र नहीं है। अभी उन्होंने देखो क्या दिया है, कोहरे से ढकी। अब कोहरा कब पड़ता है, ठंड के समय। अब मोस्टली देखिए ठंड के समय क्या होता है, बच्चे अंदर रज़ाई में घुसे रहते हैं, या फिर अगर स्कूल खुले होते हैं तो वो सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों से हटके हमारे कवि ने देखा कि सुबह सुबह इतना कोहरा पड़ रहा है और उस कोहरे में ये बच्चे जो हैं काम पर जा रहे हैं। ये है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पे जा रहे हैं, यानी कि अत्यंत ठंडक है। इस ठंड के समय बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह सोचिए जरा, तो जब हम लोगों को सुबह सुबह उठने काम करने में मुश्किल होती है, तो वो छोटे छोटे बच्चे सुबह उठकर काम पे जाना उनके लिए कितना मुश्किल कार्य हो जाता है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। कौन सी पंक्ति, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये पंक्ति अपने आप में बहुत भयानकता ली हुई है। भयानकता क्यों, क्योंकि हमारे समाज का आने वाला भविष्य दांव पर लगा है। अब दांव पे लगाने की बात क्यों कही गई, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य होते हैं। आज हम अगर हर एक चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि हमारा समय चला जाएगा, हमारे बच्चे आगे आएंगे, वो समाज को, घर को, सबको संभालेंगे, इवन हमारे संभालने का काम भी उनके ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत सारी आ जाती हैं। अब बच्चे अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे, उन्होंने दुनियादारी की समझ नहीं रखी होगी, तो क्या वो एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। इसीलिए कवि ने इसे बोला कि बच्चे काम पे जा रहे हैं। ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, क्योंकि हमारे समय की है, तभी तो यानी कि हमारा देश का, दुनिया का, सबका भविष्य जो है इस पंक्ति पर टिका हुआ है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। अब वो पूछ रहे हैं कि ये भयानक क्यों है, क्योंकि भयानक इसलिए है क्योंकि इसे हम विवरण की तरह लिखते हैं। दूसरी पंक्ति समझ लीजिए, फिर मतलब समझाती हूँ। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। उन्होंने कहा कि इस पंक्ति को सिर्फ ऐसे लिख देना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक विवरण पता है। विवरण यानी कि किसी बात को हम स्वतः ही कह दें। जब कही हुई बात होती है तो लोग शायद इतनी आसानी, मतलब बहुत ही कैजुअली लेते हैं उसको, पढ़ा और छोड़ दिया। लेकिन अगर उनके सामने कोई सवाल रख दिया जाए तो उस सवाल को ढूंढने के लिए वो लोग मजबूर हो जाते। किसी के सामने भी अगर आप सवाल रखो तो व्यक्ति उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मजबूर हो जाता है। वही चीज़ उन्होंने बोला कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। इसे इसलिए ऐसे लिखिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पर। तो ये आप जब क्वेश्चन छोड़ेंगे, जब आप कहीं पर ये क्वेश्चन लिखेंगे, तो स्वतः ही लोग इसका आंसर यानी कि उत्तर ढूंढने के लिए विवश हो जाएंगे, और तब शायद बच्चों का इस तरीके से काम पे जाना बंद हो जाएगा। तो आज के समय में सिर्फ इसे विवरण की तरह लिखा जाना, यानी कि हम लोग इसे बहुत लाइटली ले रहे हैं, बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि ये बच्चे जो आज काम पर जा रहे हैं, कल हमारा ही भविष्य दांव पर लग जाएगा। अब इसका भावार्थ समझिए क्या है। यह कविता राजेश जोशी ने लिखी है। इस कविता में बाल श्रम की समस्या को उजागर किया गया है। कवि का कहना है कि बच्चे मजदूरों की तरह काम करते हैं और सुबह से ही काम पर लगा दिए जाते हैं। बच्चों का काम करना हमारे समय की एक भयानक और शर्मनाक बात है। कवि का कहना है कि उससे भी भयानक इस बात को किसी विवरण या समाचार या खबर की तरह लिखा जाना है। तो उन्होंने बोला कि ये एक सबसे शर्मनाक बात है कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, मगर उससे भी भयानक ये है कि इस पंक्ति को हम सिर्फ मात्र एक विवरण की तरह लिख रहे हैं। इस बात को किसी विवरण या समाचार या खबर की तरह लिखा जाना। कवि का कहना है इस बात को एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चों को काम पर जाने की नौबत क्यों आई, आखिर क्यों बच्चे काम पर जा रहे हैं।
जब हम सवाल रखेंगे तो लोगों को उसके बारे में समझ में आएगा। जब सवाल रखेंगे तभी उसके उत्तर खोजे जाएंगे, उसका कारण खोजा जाएगा, और जब कारण खोजा जाएगा तो उसका निवारण भी खोजा जाएगा। इसीलिए उन्होंने बोला कि इसे विवरण की तरह नहीं, सवाल की तरह रखिए, ताकि इसका जवाब खोजा जा सके, इसका कारण खोजा जा सके और फिर उसका निवारण किया जा सके। क्योंकि ये एक समस्या नहीं, ये एक अपराध की तरह निकल कर आता है, और ये अपराध सिर्फ उन बच्चों का ही नहीं, हम सब का भविष्य बिगाड़ता है। अब आगे की पंक्तियां हैं। अब उन्होंने पूछा ना कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब हमारे कवि खुद ढूंढने लगे। क्या कहते हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अब उन्होंने ये सोचा कि भाई बच्चे क्या करते हैं? बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, बच्चों का ये दो काम है। तो अगर बच्चे काम पर जा रहे हैं तो यानी कि उनके खेलने और पढ़ने की जितनी सामग्री है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है। ठीक है, वो क्या हो गया है? वो समाप्त हो गई। अब वो इसका रीजन ढूंढ रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। अब यहाँ पर देखिए, आप गेंदों का तात्पर्य यहाँ पर उन नक्षत्रों या ग्रहों से नहीं है, बच्चे खेलते गेंदों से हैं। तो क्या वो गेंदें सारी कहीं अंतरिक्ष में गायब हो गई? बच्चों के खेल की सामग्री के बारे में पहले उन्होंने बताना शुरू किया। क्या सारी गेंदें कहीं गायब हो गई, अंतरिक्ष में गिर गई, वो कहीं खो गई? क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को? अब बच्चे या तो खेलेंगे या पढ़ेंगे, तो पढ़ने के लिए जो रंग बिरंगी किताबें हैं बच्चों की, क्या वो सारी दीमकों ने खा ली, बची ही नहीं इस दुनिया में? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? अब बच्चों के खेलने के जो खिलौने हैं, क्या वो किसी पहाड़ के नीचे दब गए, अर्थात वो खिलौने भी कहीं नष्ट हो गए या गायब हो गए? भाई इस दुनिया में बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने हैं, तो क्या वो कहीं गायब हो गए, किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो दिख नहीं रहे, मिल नहीं रहे? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? अब मदरसे अर्थात बच्चों के पढ़ने की जगह हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो यहाँ पर मदरसों के माध्यम से उन्होंने क्या बताया है, क्या कोई भूकंप आया था जो जितने स्कूल कॉलेज, जितने भी बच्चों के पढ़ने की जगहें थी, वो क्या सभी ढहकर ख़त्म हो गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन? अब बच्चे कहाँ खेलते हैं? मैदानों में खेलते हैं, उसके बाद बगीचे में खेलते हैं, घर के आंगन में खेलते हैं। तो क्या ये सारे जो मैदान, आंगन, बगीचे थे, या क्या एकाएक खत्म हो गए? मतलब जो भी बच्चों के खेलने की जगहें थी, क्या ये एकदम से खत्म हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर ये बच्चों के खेलने, कूदने, पढ़ने की ये सारी सामग्री अगर कहीं सब खत्म हो गई है, तो इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। भाई बच्चों के लिए अगर कुछ नहीं बचा तो बड़ों के लिए क्या बचा? ये दुनिया ही नहीं है, इसको ही नष्ट हो जाना चाहिए। तो ये दुनिया ही किसी काम की नहीं है। भावार्थ देखिए क्या है, बच्चों की उम्र काम करने की नहीं होती है, यह उम्र खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने की होती है, ताकि बच्चों का समुचित शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। कवि सवाल पूछता है, क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, या फिर सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं कि बच्चों के खेलने के लिए कोई भी चीज़ नहीं बची है? मतलब बच्चों खेलने की चीज़ नहीं बची, पढ़ने की नहीं बची, इसलिए बच्चे चलो काम पे चलते हैं, बच्चे काम पे जा रहे हैं। कवि सवाल पूछता है, क्या सभी स्कूलों की इमारतें किसी भूकंप में तबाह हो गई हैं कि बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे? कवि सवाल करता है कि क्या सभी मैदान, बगीचे और आंगन समाप्त हो गए हैं कि बच्चे अपने घरों या आस पड़ोस में अपने बचपन का जश्न भी नहीं मना पा रहे? यानी कि बचपन का जश्न मनाने का तात्पर्य क्या होता है? भाई बचपन है तो यानी खेल कूद, उड़दंग, उपद्रव, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो क्या ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई कि जो बच्चे अपने बच्चे होने का जो सबूत देते हैं, जो एक चंचलता होती है, वो इन घर आंगनों में रहती है, बगीचों में रहती है, क्या वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं? जिस बच्चे को काम पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, यानी कि जब ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं तो बच्चा काम पे जाने के लिए मजबूर है, उसे खेल खिलौनों, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर होना पड़ता है।
ऐसे बच्चों का बचपन बहुत त्रासदी में बीतता है। यानी कि जिन बच्चों का बचपन जो है काम में चला जाता है, उनके पास खेलने कूदने पढ़ने के लिए कोई सामग्री कोई समय नहीं होता, तो ऐसा बचपन जो है एक त्रासदी लेकर आता है। क्योंकि अगर कहते हैं ना, सही समय पर सही चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। अब जैसे बच्चे हैं, उनके बचपन का जो समय है वो अगर अच्छा बीतता है तो वे एक अच्छे इंसान बनते हैं। एक अच्छे इंसान बनते हैं। जब वो एक अच्छे इंसान बनेंगे तो आगे चलकर भी सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी। उनके वो एक अच्छी सोच वाले इंसान बनेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तो इससे क्या है ना, काफ़ी हर चीज़ें प्रोग्रेसिव रहती। अब आखिरी कुछ पंक्तियां हैं, क्या कह रहे हैं, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि यह सारी चीज़ें हस्बा मामूल, क्या है, हस्बा मामूल हैं, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। यानी कि क्या होता कि कितनी भयानक होती कि बच्चों के खेलने के सारे खिलौने, गेंदे, सारे खिलौने कहीं गायब हो जाते, सारी इमारतें ढह जाती, सारी पुस्तकें दिम के खा जाती, जितने मैदान हैं, घर के आंगन हैं, सब कुछ कहीं एकाएक ख़त्म हो जाते। अगर ये ऐसा होता तो दुनिया बहुत भयानक होती। तो मगर ऐसा तो नहीं है, ये सब कुछ मौजूद है। क्या है, ये सब कुछ मौजूद दिया है ना, भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कि ये सारी चीज़ें हस्बा मामूल है। कहने का मतलब क्या है कि ये उससे भी ज़्यादा भयानक ये है कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्या है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हस्बा मामूल का मतलब होता है कि सब कुछ मौजूद है, लेकिन उससे सब कुछ मौजूद होने के बाद भी बच्चे उनसे खेल नहीं रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो काम पर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए था, अपना बचपन बिताना चाहिए था, वो बच्चे क्या हैं, वो खाली इन सारी चीज़ों को जो है छोड़कर काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। वही चीज़ है, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। सब चीज़ें मौजूद होने के बाद भी दुनिया की हज़ारों सड़कों से ये गुजरते हुए छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। तो ये एक सवाल छोड़कर हमारे सामने राजेश जोशी जी गए हैं। अब इन्हें आखिरी पंक्तियों का भावार्थ देखिए, क्या कहते हैं। कवि का कहना है, अगर वाकई में सारे खिलौने, किताबें, स्कूल और घर आंगन तबाह हो जाएं तो बड़ी ही भयानक स्थिति बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है कि पूरा समाज बच्चों द्वारा मजदूरी करने की बात को हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा मान लेता है। जैसा मैंने बताया था कि ये हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है। हम देख रहे हैं कि हम ये सारी चीज़ें डेली देखते हैं, हमारे लिए ये हैबिचुअल हो चुकी हैं, तो हमने उसको आदत सी पड़ गई है कि ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं तो जाने दो, वो एक नॉर्मल सी चीज़ हो चुकी है। समाज को लगता है कि यह सब सामान्य बात है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस गंभीर मुद्दे पर गंभीरता से सोचते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो इन मुद्दों पर गंभीरता से सोचते हैं वो वाकई अपने देश के भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं। इसी का नतीजा है कि आज जब इंसान चांद पर जाने के काबिल हो चुका है, कई गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो चुका है, उसके बावजूद हजारों लाखों बच्चों को बाल मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। मतलब हम इतनी प्रगति कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। अब सवाल ये उठता है, एक सवाल ये उठता है, क्योंकि अभी ये आपसे क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जाएगा, आखिर बच्चों की मजबूरी का कारण क्या है कि वो काम पर जाने के लिए मजबूर है। दूसरा चीज़ देखो, इसमें कई रीजंस होते हैं। पहली चीज़ ये होता है कि इन लोगों की गरीबी जो है इन्हें काम करने के लिए मजबूर करती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो वो अपना पेट भरने और जीवन यापन करने के लिए काम पर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी गरीबी है और जिनके यहाँ बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो एक मेंबर के कमाने से नहीं होता, तो बच्चे जैसे ही थोड़ा समझदार हो जाते हैं वो पढ़ाई लिखाई खेल छोड़कर वो काम पे जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ताकि वो अपना अपने परिवार वालों का पेट भर सके। तो ऐसे कई रीजंस होते हैं। तो यही चीज़ मतलब मेन ये है, कारण ये जिसमें बताया गया है कि जो गरीबी है, हमें उस गरीबी स्तर को ख़त्म करना है, ये चीज़ बताई गई है। अब गरीबी कोई एक बार में एक बैग नहीं ख़त्म होती।
चीज़ें धीरे धीरे डेवलप करती हैं और जो है वो जीवन स्तर बढ़ता है तो ये गरीबी अपने आप खत्म होती चली जाती है। तो ये एक कविता थी जिसने हमारे सामने एक समाज में उत्पन्न बहुत बड़ी समस्या को हमारे सामने रखा। कविता पढ़ ली हमने, उसका एक एक लाइन का अर्थ समझ लिया, भावार्थ समझ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कविता का सार या सारांश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। राजेश जोशी जी ने हमेशा मानवीय दुखों, खास करके बच्चों और महिलाओं के दुखों को अपनी कविता में स्थान दिया है और प्रस्तुत कविता में भी कवि इन बात से दुखी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर लग जाना पड़ता है। मतलब बहुत सारी, अब ये मजबूरी देखिए पारिवारिक तौर पर ही होती है, चाहे अपना पेट भरना हो, अपने परिवार वालों का भरना हो, उन्हें काम करना पड़ता है। ना तो उन्हें पढ़ने का मौका मिलता है, ना खेलने का मौका मिलता है और इस तरह उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। ठीक है, बचपन छीन लेना मतलब देखिए ये स्थितियां होती हैं, इन स्थितियों के कारण ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं और इसीलिए कविता में कवि ये प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उनके अनुसार बहुत ही भयानक है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने के बजाय काम पर जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारे खिलौने, सारी किताबें, खेलने की जगह सब खत्म हो गई है। तो उनको ये लगा कि भाई बच्चे काम पर जा रहे हैं यानी कि बच्चों के खेलने, पढ़ने, लिखने की सारी सामग्री खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, हो गई है, इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सब कुछ मौजूद है। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, कोई भी चीज़ बकाया नहीं है। कवि इसीलिए परेशान है कि सब कुछ मौजूद है। आप सोचिए उनके खेलने के, पढ़ने की सारी सामग्री मौजूद है, तो कवि ने सोचा कि शायद इसलिए जा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कवि की परेशानी का कारण ये है कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद बच्चे काम पर जा रहे हैं। अपने इस कविता में कवि बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त कर रहा है। सही सी बात है कि बाल श्रम जो है वो एक अपराध, हमारे देश में जो है ना इसे अपराध घोषित किया गया है। कहीं पर भी किसी बच्चे से अगर काम करवाया जाए तो ये क्या होता है, अपराध होता है। उनके अनुसार यह बहुत ही गलत बात है और सरकार तथा समाज को इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि मतलब ये इतनी ज़्यादा गंभीर बात है कि इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस पर बात नहीं की जाए, इस पर सोच विचार ना किया जाए, कुछ निर्णय ना लिए जाएं, तो ये आज ही नहीं ये भविष्य भी खराब करता है उन बच्चों का, समाज का, देश का, सभी का। देखा, तो ये कविता ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मुश्किल नहीं थी, फटाफट हमने समझ ली। बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई थी और इसको आसान भाषा में लिखने का भी एक खास मोटिव ये था कि सभी के सामने ये कविता पढ़ी जा सके आसानी से और सबको आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जिसका निवारण कवि खुद चाहते थे, इसीलिए इस कविता को ज़्यादा मुश्किल नहीं लिखा गया। तो ये कविता यहाँ समाप्त हो गई, लेकिन अभी तो भाई हमने सिर्फ डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, यानी एनसीईआरटी क्वेश्चंस बाकी हैं, हमारा डीपीपी बाकी है और जैसे ही हमारा सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, क्योंकि अभी हमारी एक बुक है, व्याकरण है, लेखन है, काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने को बाकी हैं। जैसी एक्सप्लेनेशन मेरी सारी ख़त्म होती हैं उसके बाद हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो बेफिक्र रहिए, सारी चीज़ें मैं आपके लिए लाइन बाय लेकर आ रही हूँ ताकि आपके ईयर एंड तक सारी चीज़ें खत्म हो जाएं और टाइमली एग्ज़ाम तक आप सारी चीज़ें कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले जो आपको बहुत ही ज़रूरी तौर पर करना है वो है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ये एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपीज मिलते हैं और उनके सोल्यूशन वीडियोस मिलते हैं, स्टडी मटेरियल है, हैंड रिटन नोट्स हैं, सब कुछ मिलता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चाहिए तो इनका टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, दिए गए नंबर्स पर सामने दिया गया है। और नीचे आपको जैसे लिखा हुआ है, लिखा क्या आपको करना ही करना है, मैंडेटरी है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ही है। चलिए ये सारी चीज़ें करिए, मिलते हैं अगली बार इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।